हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 6, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन पैराग्राफ से। मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द टर्म वर्क एनर्जी एंड पावर आर फ्रीक्वेंटली यूज इन एवरी लैंग्वेज। तो ये तीनों टर्म्स हम अपनी आम जिंदगी में कई बार यूज़ करते हैं। A farmer plowing the field, a construction worker carrying bricks, a student studying from a competitive exam, an artist painting a beautiful landscape, all are said to be working। ठीक है, तो इन सब को ही हम वर्क बोलते हैं। एक फार्मर खेती कर रहा है जब, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में ब्रिक्स को उठा रहा है, स्टूडेंट कंपटीशन तैयारी कर रहा है तो उसको भी हम काम बोल देंगे। आर्टिस्ट पेंटिंग कर रहा है, ठीक है, तो इस सभी को हम वर्क बोलते हैं। ओके, क्या ये फिज़िक्स की लैंग्वेज में भी वर्क है? तो आंसर है कि नहीं है, ऐसा नहीं है। आम जिंदगी में हम इसको वर्क बोल देंगे इन सारी चीज़ों को, बट फिज़िक्स की लैंग्वेज में ये सारी ही चीज़ें वर्क नहीं होगी। इन फिज़िक्स हाउएवर द वर्क कवर्स अ डेफिनेट एंड प्रिसाइज मीनिंग। फिज़िक्स में वर्क का एक पर्टिकुलर, एक डेफिनेट और एक बिल्कुल प्रिसाइज मीनिंग होगा। ठीक है, हम किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्टिकुलर काम को, ठीक है, जो हम जनरली काम बोल रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, किसी भी एक्टिविटी को वर्क नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो कब बोलेंगे वर्क? तो उसको समझते हैं। समबडी हु हैज़ द कैपेसिटी टू वर्क फॉर 14 to 16 आवर्स अ डे इज सेड टू हैव लार्ज स्टेमिना और एनर्जी। ओके, तो अगर कोई पर्सन है जो 14 से 16 घंटे, ठीक है, काम कर सकता है, उसको 14 से 16 घंटे तक काम कर सकता है, तो उसके पास काफ़ी स्टेमिना है। ओके, वी एडमायर अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर फॉर हर स्टेमिना और एनर्जी। एनर्जी इज डज आवर कैपेसिटी टू वर्क। तो ये काम करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसी को हम एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। In physics too, the term energy is related to work in this sense, but as said above, the term work is still defined much more precisely। तो फिज़िक्स में भी जो एनर्जी है ना, कोई कितना काम कर सकता है, वो एनर्जी है। तो फिज़िक्स में भी ये कुछ ऐसी ही डेफिनेशन है इसकी, लेकिन वर्क की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी और प्रिसाइसली डिफाइंड है। द वर्ड पावर इज़ यूज इन एवरीडे लाइफ विद डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग। पावर का भी काफ़ी डिफरेंट तरीके से यूज़ हम करते हैं। जैसे कि इन कराटे और बॉक्सिंग वी टॉक ऑफ पावरफुल पंचेस। ठीक है, दिस आर डिलीवर्ड एट द ग्रेटेस्ट स्पीड, है ना। तो पावरफुल पंचेस की बात करें कि कितनी पावर से उसने हिट किया। ठीक है, ओके, इसके बाद इसमें तो दिस आर द डिलीवर, जो पंचेस बहुत स्पीड से हिट किए कराटे प्लेयर ने या बॉक्सर ने, उसको हम बोलते हैं उसकी पावर ज़्यादा थी। ओके, okay, this shade of meaning is close to the meaning of the word power used in physics। और ये जो हमने अभी पावर की डेफिनेशन, पावर को डिफाइन किया, फिजिक्स के डेफिनेशन से काफ़ी क्लोज है। ठीक है, वी शैल फाइंड दैट देयर इज एट बेस्ट अ लूज कोरिलेशन बिटवीन द फिजिकल डेफिनेशन एंड द फिजियोलॉजिकल पिक्चर्स दिस टर्म जनरेट इन अवर माइंड। ठीक है, तो इनका जो फिज़िकल डेफिनेशन है, ठीक है, और जो फिजियोलॉजिकल पिक्चर जो हमारे माइंड में ये वर्ड जनरेट करते हैं, उनमें रिलेशन काफ़ी लूज है। द एम ऑफ दिस चैप्टर इज़ टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस 3 फिजिकल क्वांटिटीज़। बिफोर वी प्रोसीड टू दिस टास्क, we need to develop a mathematical prerequisite, namely the scalar of the two vector। ठीक है, तो इन तीनों ही टर्म को हमें डिटेल में समझना है इस चैप्टर में। उससे पहले भी हम एक मैथमेटिक्स की जो हमें रिक्वायरमेंट इस चैप्टर के लिए, जो कि है स्केलर प्रोडक्ट, उसको समझेंगे। तो शुरू करेंगे फिर हम पहले आर्टिकल से, जो कि है 6.11 द स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, आप सभी इससे फैमिलियर होंगे स्केलर प्रोडक्ट से, फिर भी हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको समझ लेंगे। वी हैव लर्न अबाउट फैक्टर्स एंड देयर यूज इन चैप्टर 4। फिजिकल क्वांटिटी लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स आर वेक्टर। तो वेक्टर के बारे में हम चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ चुके हैं। ऐसी कोई भी क्वांटिटी
जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, उसको रिप्रेजेंट करने हमने सीखा था। ठीक है, वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ वेक्टर्स आर एडिड और सब्ट्रैक्टेड। वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, डायग्रामेटिकली भी देखा था हमने, मैथमेटिकली भी देखा था चैप्टर नंबर 4 में। वी नाउ नीड टू नो हाउ वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड। देयर आर 2 ways of multiplying vector which we shall come across। ठीक है, तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने की बात करेंगे अब, और मल्टीप्लाई करने के लिए भी 2 तरीके हैं, और जो एक तरीका है उसे हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, वन वे नोन एज अ स्केलर प्रोडक्ट गिव्स अ स्केलर फ्रॉम 2 वेक्टर्स एंड अदर वे नोन एज अ वेक्टर प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस अ न्यू वेक्टर फ्रॉम द 2 वेक्टर्स। तो एक जो तरीका है मल्टीप्लाई करने का वेक्टर्स को, वो हमें स्केलर प्रोडक्ट देगा, इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। जबकि जो दूसरा तरीका है वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का, वो हमें वेक्टर देगा, इसीलिए उसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट की बात हम चैप्टर नंबर 7 में डिटेल में करने वाले हैं, और इस चैप्टर में हम क्योंकि जो वर्क है, जो पावर है और जो एनर्जी है, ये तीनों ही स्केलर है, इसलिए इन तीनों को स्केलर प्रोडक्ट से ऑब्टेन किया जाएगा। ओके, तो इसको ही समझेंगे हम, द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, और इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ओके, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के डॉट प्रोडक्ट को इस तरह से डिनोट करेंगे, वेक्टर ए डॉट बी। ठीक है, इसको रीड कैसे करते हैं, वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे डिफाइन करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, है ना। एनसीईआरटी में जो बोल्ड में लिखा रहता है वो वेक्टर को शो करता है, क्योंकि हम पहले भी चैप्टर में देख चुके हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। इसमें जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स एज शोन इन फिगर। तो थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल है। ये डायग्राम में आप इसको समझेंगे हम, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा कि डायग्राम में देख सकते हैं वेक्टर बी। ठीक है, इस तरह है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो कैसे डिफाइन किया है हमने डॉट प्रोडक्ट को, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई विद द कोसाइन cos of the angle between the 2 vectors। okay, since a, b and cos theta are scalars, the dot product of a and b is a scalar। a का मैग्नीट्यूड ये स्केलर हो गया, b स्केलर हो गया, b का मैग्नीट्यूड स्केलर हो गया, cos थीटा भी स्केलर हो गया। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर हमें स्केलर देगा। each vector a and b has a direction but the scalar product does not have a direction। ए वेक्टर और बी वेक्टर का डायरेक्शन तो था, लेकिन ये जो स्केलर प्रोडक्ट है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। फ्रॉम इक्वेशन वी हैव ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए ब्रैकेट बी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ब्रैकेट ए कॉस थीटा। तो क्या है इसका मतलब, हम क्या करेंगे, एक वेक्टर में दूसरे का प्रोजेक्शन देखेंगे। ठीक है, चाहे वो ए में बी का प्रोजेक्शन देखे और या चाहे बी में ए का प्रोजेक्शन देखें, और प्रोजेक्शन को ही कॉस थीटा से रिप्रेजेंट किया है। ज्योमेट्रिकली बी कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। तो बी कॉस थीटा क्या है, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ए पे। डायग्राम में आप देख सकते हो, ये वी वेक्टर से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये बी कॉस थीटा। हम इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में सीख लिया था। ठीक है, देखो ना ये क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें ये हो जाएगा हमारा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो हमें पता है कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस क्या आ जाएगा यहाँ से, हाइपोटेन्यूज टाइम कॉस थीटा। हाइपोटेन्यूज का मैग्नीट्यूड कितना है, बी है, इसलिए जो बी आ गया हमारा, सॉरी ये बी हमारा क्या है, ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड, इसमें बी वेक्टर भी नहीं है, यहाँ से कन्फ्यूजन ये हो सकती है। ठीक है, ये बी मतलब बेस है ना, इसको बेस लिख देता हूँ, ये बेस, यहाँ पर भी ये बेस है। तो बेस के आगे जो बेस था ये ट्राइंगल का, वो एच कॉस थीटा आ गया, मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बेस के आगे हमारा बेस आ गया, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस थीटा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन बन गया। ओके, सिमिलरली ए का भी हो सकता है।
तो आगे देखते हैं। ओके, सो ए dot b a vector dot b vector is the product of the magnitude of a and the component of b along a। तो a vector dot b vector क्या है, a का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय component of b along a। b का कंपोनेंट a के अलॉन्ग कितना है, b वेक्टर का कंपोनेंट a के अलॉन्ग कितना है, या b वेक्टर का प्रोजेक्शन a के अलॉन्ग कितना है, जो कि b cos थीटा था, उससे हम a को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड द कंपोनेंट ऑफ a अलॉन्ग b। सिमिलरली इसके अपोजिट ये भी कर सकते हैं हम कि a का प्रोजेक्शन हम b पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये जो मिल जाएगा प्रोजेक्शन वो a cos थीटा मिल जाएगा। a का प्रोजेक्शन b पे कितना है, ठीक है, तो इसमें भी b का मैग्नीट्यूड और a cos थीटा, ठीक है, a का कंपोनेंट b के अलॉन्ग, तो भी हमें अगेन डॉट प्रोडक्ट दे देगा। इक्वेशन 6.1 शोज दैट अ स्केलर प्रोडक्ट फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, और इसमें ही इक्वेशन 6.1 कौन सी थी, ये रही। ओके, इक्वेशन 6.1, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ए का और बी का ले रहे हैं, तो अगर हम क्या करें इसको अगर ये भी लिखते हैं हम, ठीक है, बी डॉट ए भी लिखते हैं, तो अगेन b का मैग्नीट्यूड आ जाएगा और a cos थीटा आ जाएगा, और a और b का मैग्नीट्यूड हम क्या कर सकते हैं, कम्यूटेटिव है। ठीक है, ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर, कम्यूटेटिव है ये। ठीक है, ओके। स्केलर प्रोडक्ट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। तो देखो वेक्टर a है ब्रैकेट में डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर का हमें बी वेक्टर और सी वेक्टर इनका एडिशन, दो वेक्टर का एडिशन करना है, फिर जो एडिशन करके जो वेक्टर आएगा उसका ए वेक्टर से हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। मतलब अगर हम ए वेक्टर बी और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालें और उसमें ए वेक्टर और सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को ऐड करें तो रिज़ल्ट हमें सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें कोई रियल नंबर से कोई स्केलर से ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और बी वेक्टर को भी उसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमें जो डॉट प्रोडक्ट मिलने वाला है वो भी लैम्डा टाइम्स हो जाएगा। ओके, दिस प्रूफ्स ऑफ द अबव इक्वेशन आर लेफ्ट टू यू एज एन एक्सरसाइज। इसका प्रूफ आपको खुद से करना है। ओके, नाउ देखो इसमें कुछ यूनिट वेक्टर की बात भी करते हैं। आई कैप हमें पता ना, आई कैप क्या है, व्हाट इज़ आई कैप? आई कैप इज़ द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस की अलॉन्ग जो डायरेक्शन देगा वो यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर हमें पता है, यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होगा जिसके मैग्नीट्यूड 1 है, जो डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, तो आई कैप हमें पता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है, जे कैप वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है, और के कैप जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है। आई कैप डॉट आई कैप क्या आएगा? आई कैप डॉट आई कैप हमारा आ जाएगा जे, देखो 1 आ जाएगा, देखो कैसे आ जाएगा 1, आई कैप डॉट आई कैप। ठीक है, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। आई कैप का अगेन मैग्नीट्यूड 1 है, और इनके बीच में कॉस थीटा, आई कैप अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, आई कैप अलॉन्ग एक्स एक्सिस की क्या एंगल, इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? कॉस 0, और कॉस 0 1 हो जाता है, तो आई कैप डॉट आई कैप 1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप 1 आ जाएगा, और के कैप डॉट के कैप 1 आ जाएगा। मतलब यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से करेंगे तो 1 मिलेगा। जबकि अगर आई कैप और जे कैप की बात करें तो आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप, इसमें आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, जे का कैप मैग्नीट्यूड 1 है, और इनके बीच में आई कैप इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में, जे कैप वाई एक्सिस में, तो इनके बीच में जो एंगल हो जाएगा कॉस 90 हो जाएगा, और कॉस 90 हमें पता है 0 होता है। तो यूनिट वेक्टर किसी भी दो डायरेक्शन में परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, और एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस में 0 होगा। ओके, तो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं यहाँ पर, ठीक है, जो आप ट्राई कर सकते हो, और कुछ यहाँ पर है ना, ठीक है, ये भी रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देखेंगे। तो ए वेक्टर को सपोज इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिए अलोंग द 3 एक्सिस, हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसका जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है वो है ए एक्स आई कैप, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना है इसका, ए एक्स है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, प्लस वाई एक्सिस के अलोंग जिसका मैग्नीट्यूड ए वाई है, और के कैप के अलोंग मतलब जेड एक्सिस के अलोंग जो मैग्नीट्यूड है वो ए जेड है। सिमिलरली बी वेक्टर जो है उसका बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, इससे हमने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। बी एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग इसका मैग्नीट्यूड है, बी वाई वाई एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड और बी जेड जेड एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड है। इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो देखो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, मैंने ए को यहाँ से पुट कर दिया और ये बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इसमें हमने अभी देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, तो पहले ए एक्स आई कैप का मल्टीप्लाई बी एक्स आई कैप से हो जाएगा, ठीक है। जब ए एक्स आई कैप का बी एक्स आई कैप से मल्टीप्लाई हुआ तो आई कैप डॉट आई कैप, अभी हमने देखा आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, तो ए एक्स टाइम बी एक्स आ जाएगा, ठीक है। जब मैं ए एक्स आई कैप का बचे हुए 2 से करूँगा तो आई कैप जे कैप 0 हो जाएगा, आई कैप के कैप 0 हो जाएगा, इसलिए बस ए एक्स बी एक्स ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली एक जे का मल्टीप्लाई ए जेड ए वाई जे कैप का मल्टीप्लाई सिर्फ ए बी वाई जे कैप से ही रिजल्ट देगा, बिकॉज बाकी 2 यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन से 0 दे देगा, तो ये ए वाई बी वाई आ जाएगा और ए जेड बी जेड बचा हुआ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्केलर प्रोडक्ट एंड इक्वेशन भी है, ठीक है। तब देखो एक वेक्टर का उसी से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ए वेक्टर का उसी वेक्टर से ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो देखो जैसे हमने देखा इसके 3 कंपोनेंट देखे यहाँ पर, तो ए एक्स, ठीक है, फिर से एक्स आई कैप और आई कैप 1 देगा, जबकि आई कैप और जे कैप और के कैप 0 देगा, इसलिए बस आई कैप का आई कैप से 1 रिजल्ट मिलेगा हमें। ए एक्स ए वाई प्लस ए जेड एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ए वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ए जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो ए एक्स का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इसलिए हमें जो ए मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें कोई वेक्टर तीनों कंपोनेंट दे रखे हैं अलोंग 3 डायरेक्शन, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये यूज़ होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं इसमें, और इसमें अगेन देखो ए वेक्टर और बी ए वेक्टर का उसी से डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, और कॉस थीटा, इनके बीच में जो एंगल होता है, तो किसी भी वेक्टर का अपने से एंगल कितना होगा, अपने से एंगल 0 होगा, इसलिए कॉस 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ए स्क्वायर आ जाएगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर 0 है, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब परपेंडिकुलर है। कैसे परपेंडिकुलर है, बिकॉज ये कितना आ जाएगा, देखो इसको समझ लेते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका मतलब क्या है, ए बी कॉस, ठीक है। 0 इनका मैग्नीट्यूड है, पहले इसको लिख दिया है, हाँ ना, वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और ऐसा बोला है कि ए डॉट बी कितना है, 0 है, मतलब ये पूरा भी 0 है, ठीक है। अब ए दोनों वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो सकता, मतलब 0 क्या होगा, कॉस थीटा 0 होगा, और कॉस थीटा 0 होगा, हमें पता है कॉस थीटा की कौन सी वैल्यू 0 होता है, 90 डिग्री, मतलब जो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एक एग्जांपल भी दिया है, एग्जांपल में बहुत इजीली आप इसमें प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं एफ का डी पे, ठीक है। प्रोजेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, तो पहले देखो ये एफ वेक्टर दे रखा है और डी वेक्टर दे रखा है, ओके। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, प्रोजेक्शन निकालने के लिए इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एफ एक जैसे हमने अभी देखा था, जो यूनिट आई कैप वाले ही वेक्टर हमें रिजल्ट देगा, और आई कैप जे कैप नहीं देगा, ठीक है। तो हमने डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया इनका, ए एक्स एफ एक्स, ये एफ एक्स हो जाएगा,
एफ एक्स इंटू डी एक्स, हाँ एफ वाई इंटू डी वाई और एफ जेड इंटू डी जेड। ठीक है, हमें दे देगा 3 5 जा 15, 4 4 जा +16 -5 इंटू 3, तो ये 16 यूनिट दे रहा है एफ डॉट डी। हमने इससे पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया है। ठीक है, इसमें हमें एंगल निकालना था एक्चुअली। ठीक है, सबसे पहले एंगल निकाला था। एंगल निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, देखो हमें पता है कि जो एफ डॉट डी है वो कितना होगा, एफ डी, एफ का मैग्नीट्यूड डी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, 16 यूनिट आ गया है। अब एफ़ का मैग्नीट्यूड कितना है, वो मैग्नीट्यूड अभी हमने देखा था, इसको निकाल सकते हैं √3² + 4² + 25² से। वो आ जाएगा कितना, 9 + 16 25 और 25 + 25 50, √50 आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, √50। डी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 25 + 16 16 + 9। ठीक है, ये अगेन ये भी 50 आ जाएगा, √50 और कॉस थीटा यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, √50 50 हो जाएगा, 16/50 16/50 हो जाएगा। 16/50 करेंगे तो कितना आएगा ये, दिस इज़ 2 8 जा 2 25 जा, तो 8/25 थीटा आ गया कॉस इनवर्स 8/25। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमें 0.32 एंगल मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो नोशंस ऑफ वर्क एनर्जी बट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको स्टार्ट करेंगे हम नई वीडियो से।